50 मिनट 50 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम 40 to 45 मिनट्स में 50 इंग्लिश के क्वेश्चंस पूरे के पूरे हम सॉल्व करें। सीजीएल का मॉक एक्चुअल मॉक हम लेते हैं और सीएचएसएल का एक्चुअल मॉक लेते हैं। तो जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जिनके 3-4 दिन बाद में एग्जाम है, प्लीज किसी भी कीमत पे इन मॉक्स को लाइटली मत लीजिएगा। ये मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको आपका एग्जाम प्रिपरेशन का आईना दिखाएंगे। बहुत सारे मिस्टेक जो आप एग्जाम में कर करके सीखेंगे, जिनसे आप लर्निंग लेते हैं, क्योंकि हर मॉक से कोई ना कोई लर्निंग जरूर मिलती है कि मैं इस वजह से स्लो जा रहा था, मैं यहाँ सिली मिस्टेक्स कर रहा था, मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी। एक्चुअल पेपर में आप वो मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मॉक देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 मॉक हम देंगे, प्लीज पेन पेपर रख लेना। आज अपना आप स्कोर चेक करने की कोशिश करना। बहुत ही सिंपल एंड मॉडरेट लेवल के मॉक्स हम सॉल्व करेंगे। आज हम सीजीएल का 24 अगस्त का पेपर सॉल्व करेंगे। 24 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ एग्जैक्ट सीजीएल का मॉक हम लेंगे और सीएचएसएल का 4 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एक्चुअल मॉक लेंगे। दोनों पेपर 2021 में आए थे, एग्जैक्ट डिटो इन सेम सीक्वेंस हम ये मॉक्स को सॉल्व करेंगे। प्लीज आप वीडियो में बने रहना, एंड तक बने रहना। लाइटली अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियसली प्रिपरेशन नहीं चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो चाहते हैं कि अपने मॉम डैड का सपना पूरा करें, तो डेफिनेटली ये मॉक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करता हूं। सर फोन किए थे क्या? सर क्लास होगी ना? बिल्कुल। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी थम्स अप कर दीजिएगा, पेन पेपर ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एग्जैक्ट सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस की तो हम बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। सीजीएल 24 अगस्त शिफ्ट 2 का सवाल है। 2021 में आए हुए एग्जैक्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। 2021 में आए हुए एग्जैक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने रख दिया है। पेन पेपर जरूर लेकर के आप मॉक देना स्टार्ट करना, क्योंकि विदाउट पेन पेपर आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि कहां आपकी मिस्टेक्स हो रही है। तो पहला ये मॉक जो है ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। ग्रामर का पार्ट में मुझे एरर ढूंढना है कि कौन से पार्ट में एरर है। बेसिकली प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब्स का से क्वेश्चन है। ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है कि कहां पे कौन सी प्रॉपर प्रीपोजिशन इन कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, उस पार्ट में एरर है। बैट्स हडल टुगेदर। हडल टुगेदर मतलब होता है एक एकत्रित होना। टू गेट वार्म ऑफ ईच अदर बॉडी, एक दूसरे की बॉडी से गर्मी लेने के लिए बैट्स जो होती है वो इकट्ठा होती है एक दूसरे की बॉडी से। यहां पे आ गया एक दूसरे की बॉडी से, ना कि एक दूसरे की बॉडी की गर्मी लेने के लिए। तो से आ गया, और से के लिए क्या होता है? फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज किया जाती है कि कोई भी चीज से कोई चीज आती है तो वहां पे प्रीपोजिशन कौन सी आती है? फ्रॉम। फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है। और वार्म जो होता है बच्चा, ये एडजेक्टिव होता है मेनली। वैसे तो ये नाउन भी होता है, लेकिन वार्म इवनिंग, वार्म समर, ठीक है, वार्म डे, ये सारे मतलब गर्म दिन के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली एडजेक्टिव होता है और वर्ब के सेंस में यूज किया जाता है। लेकिन वार्म जो वर्ड है ये प्रॉपर नाउन होता है और ये 2 प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ लेता है या फ्रॉम लेता है। यहां पे फ्रॉम का सेंस बन रहा है, तो ये यहां पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। ट्विडलिंग वंस थंब, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। I was waiting for you. I did not know when you will come. I was simply twiddling my thumbs. I did not know. I was getting bored. तो बेसिकली twiddling one's thumbs का मतलब होता है कि कोई काम काज नहीं है, मेरे पास कोई काम काज नहीं है और मैं बोर हो रहा हूं। कोई भी चीज आपके पास में कोई होने को कोई चीज नहीं है और आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं कि वो चीज हो जाए तब कोई चीज स्टार्ट करें, तो आप बेसिकली वेट कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और बोर हो रहे हैं, तो उसका मतलब होता है फीलिंग बोर्ड। ट्विडलिंग वंस थंब का मतलब होता है फीलिंग बोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एब्स्टेन, बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड है। एब्स्टेन का मतलब होता है बच्चा किसी चीज से बच जाना। सिनोनिम्स पूछा है मुझे, तो कौन सा वर्ड ऐसा होगा जो ये मीनिंग देने की कोशिश करेगा? रिफ्रेन, रिड्यूस, प्रॉम्प्ट या एक्सेप्ट।
एब्सटेन का मतलब होता है बच जाना, ठीक है। आई प्रेफर टू एब्सटेन फ्रॉम जंक फूड, मैं प्रेफर करता हूं कि मैं जंक फूड ना खाऊं, उससे दूरी बना के रखूं। तो वो के वो मीनिंग आता है रिफ्रेन, और इसके साथ में प्रीपोजिशन कौन सी आती है? फ्रॉम। एब्सटेन के साथ में भी फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है, रिफ्रेन के साथ में भी फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है। दोनों का मतलब होता है कोई चीज करना नहीं जो आपको पसंद है, किसी चीज से बच करके रहना। तो इसका सिनोनिम्स रिफ्रेन। नाउ इस पार्ट में कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है, कौन से पार्ट में एरर है? सिंप्लीफाइड वे में बोलूं कौन से पार्ट में एरर है? ऑल दो स्टूडेंट्स, इसमें एरर ढूंढना है वो सारे स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक ऑफ रिहर्सल आफ्टर 3 PM। जो लोग प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सूचित कर दिया गया है कि 3 बजे के बाद में वो रुके, वो जाए नहीं, वो रुके, 3 बजे के बाद में रुके रिहर्सल के लिए, ठीक है। तो मुझे ये पता है यहां पे हैव बीन आ गया, और हैव बीन आता है पैसिव में, हैव बीन आता है पैसिव में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनेगा हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैव बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसके बाद में होता है आईएनजी फॉर्म। तो यहां पे ना तो आईएनजी फॉर्म है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये वाले पार्ट में गड़बड़ हो जाएगी, और इसका आंसर होगा ऑल दो हैव बीन नोटिफाइड, हैव बीन नोटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहां पे, ठीक है। हैव बीन नोटिफाइंग नहीं होगा, नोटिफाइंग भी नहीं होगा, हैव बीन नोटिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बारबेरिक, बहुत सिंपल वर्ड है, इसका मुझे एंटोनिम पता करना है बारबेरिक। बहुत अच्छा मनीष कुमार, स्नेहा कुमारी, किरण, रोहित रॉय, पता, स्नेहा, ठीक है, जाफरुला 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 जाफरुला, मालती पांडे। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, फिर से साथ में अंक करके हमारे। बारबेरिक का मतलब ये होता है कोई चीज बहुत ज्यादा क्रूअल है, तो क्रूअल, इनह्यूमन, ब्रूटल, ये तो बहुत ज्यादा बारबेरिक मतलब बहुत ज्यादा क्रूर, बहुत ज्यादा क्रूर, इंसानियत नहीं होती है, जहां पे बहुत ही हैवानियत वाला ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही खराब चीज होती है, उसको बारबेरिक बोला जाता है। ब्रूटल, इनह्यूमन एंड क्रूअल तो इसके एग्जैक्ट सिनोनिम्स हैं, मुझे तो एंटोनिम पता करना है। तो सिविलाइज्ड, जो क्रूअल नहीं है, एकदम ज्यादा सभ्य है, जो सभ्य है उसको बोलते हैं सिविलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, प्लो कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग एरर है? प्लो, प्लेफुल, प्लेजियराइज एंड प्लेराइट। प्लेजियराइज वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि किसी का काम चुरा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लेजियराइज मतलब किसी का काम चुरा लेना, जो काम आपने नहीं किया किसी और ने किया और आप उसको चुरा लेते हो, ठीक है। प्लेजियराइज। प्लेराइट, तो यहां पे कौन सा वर्ड गलत है? प्लेराइट। प्लेराइट कोई वर्ड नहीं होता, एक्चुअल में वर्ड होता है प्लेराइट, WRIGST, ये होता है, इसका मीनिंग होता है स्क्रिप्ट राइटर, वो इंसान जो कोई ड्रामा के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखे। तो जो कोई भी प्ले लिखता है, कोई स्क्रिप्ट लिखता है, कोई ड्रामा लिखता है, उसको प्ले राइट बोलते हैं, और ये W से स्टार्ट होता है। तो ये पार्ट में एरर है, यहां पे W मिसिंग था बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द न्यूज, बहुत सिंपल, नाउन पार्ट से एरर है, नाउन पार्ट से एरर है, कुछ नहीं करना, एरर ढूंढनी है। द न्यूज आर ट्रू, ये क्या सही है? द न्यूज आर बीइंग ट्रू होगा, नो सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका मतलब जो लिखा हुआ वो सही है। द न्यूज इज बीइंग ट्रू या द न्यूज इज ट्रू। न्यूज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स, ये सारे वर्ड जहां पे हमने नाउन की क्लास में सीखे थे, ये सारे वर्ड एस लग करके आते हैं, लेकिन होते सिंगुलर है साहब। तो यहां पे वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो द न्यूज इज ट्रू, न्यूज इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। आउट ऑफ द ब्लू वर्ड का मुझे क्या करना है? ईडीएम पता करना है, अचानक से। आउट ऑफ ब्लू का मतलब होता है कोई भी चीज अचानक हो जाती है। बहुत अच्छा धीरेन्द्र जी, बहुत अच्छा कल्पना, जय महाकाल। तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक से। आउट ऑफ द ब्लू दिस न्यूज केम टू मी व्हेन आई वाज डूइंग समथिंग, आउट ऑफ द ब्लू समथिंग हैपेंड, अचानक से कोई चीज हो गई।
तो ऐसी चीज जो एकदम से अचानक हो जाती है, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू, या फिर बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, कुछ भी बोल दो, आउट ऑफ द ब्लू या बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब कोई भी चीज जो अचानक हो जाए। अब इसमें मुझे प्रॉपर वोकैब भरनी है कि कौन सा वर्ड यहां पे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। यहां पे हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है कि दो वर्ड, हमको लगता है कि दोनों वर्ड आ सकते हैं, लेकिन उस दोनों में से भी कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, जो लॉजिकल मीनिंग देगा। इट वॉज, ये चीज क्या थी, सबके लिए थी, प्रेजेंटेड, जो वहां पे प्रेजेंट थे कि पेशेंट जो है वो जिंदा नहीं बचेगा अगर उसको तुरंत ही कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है, तो पेशेंट जिंदा नहीं बचेगा। ये बात क्या थी, ये बात सबके लिए क्या थी, अपेरेंट थी। अपेरेंट का मतलब होता है ऑब्वियस। ये बात सबको पता थी कि अगर पेशेंट को इमीडिएटली मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो वो मर जाएगा। इट वॉज अपेरेंट, ऑब्वियस, अननोटिस नहीं हो सकता, हिडन नहीं हो सकता, अनसीन नहीं हो सकता। ये सारे वर्ड आप डाल सकते हो, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड मुझे ढूंढना है कि ये बात सबको पता थी। ये लॉजिकल मीनिंग बनता है कि पेशेंट मर जाएगा अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो अपेरेंट आएगा। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, एन एग्जाम, बहुत सिंपल है। मरने के बाद में किसी की भी डेथ बॉडी को, ये तो जो बंदा क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देखता है वो तो बहुत अच्छे से कोई भी इंसान बता देगा कि मरने के बाद में क्या होता है डेड बॉडी का, ऑटोप्सी होता है, ऑटोप्सी। और ऑटोप्सी का दूसरा वर्ड क्या होता है, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, मरने के बाद में डेड बॉडी का एनालिसिस करना कि किस वजह से ये इंसान मरा है, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम। और मरने से पहले कभी भी कोई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीमार्टम। एंटीमार्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कैडेंस, इस वर्ड का मुझे सिनोनिम्स बताना है। कल ही क्लास में मैंने, शायद परसों की क्लास में मैंने डिस्कस किया था। इंटोनेशन, क्या बोला था मैंने, इंटोनेशन। कैडेंस मतलब होता है द राइज एंड फॉल इन योर स्पीच, रिदम, टेम्पो। किस रिदम से आप बात करते हो, आपकी क्या टेम्पो है, कहीं आप एकदम सुस्त इंसान बनकर के तो बात नहीं करते हो। देखो बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूं एसएससी का पेपर दे दो, ये हो गया एक टेम्पो, और एक जीतू सर का टेम्पो। देखो बच्चों, एसएससी का एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या है, ये टेम्पो है, बोलने का अंदाज। तो रिदम, ठीक है, तो रिदम, टेम्पो, इंटोनेशन, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, नेक्स्ट ले लेते हैं। आफ्टर एंटरिंग द टाउन, ठीक है, बहुत अच्छा। कौन कौन, रिदम, बहुत अच्छा। सर नासू सर आ नहीं रही हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं, उनके घर का इनॉग्रेशन है 7 तारीख को, ठीक है, 7 या 8 तारीख को, परसों फ्राइडे के दिन हम सब लोग जा रहे हैं। तो नासू सर के घर का इनॉग्रेशन है, उन्होंने अच्छा एक बड़ा सा फ्लैट लिया है बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम से उसमें वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इंटीरियर का काम चल रहा है, तो इस वजह से वो 1 महीने से काफी बिजी चल रहे हैं, क्योंकि वो उनको ही सारा कुछ देखना है, तो इस वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। 8 तारीख को प्रॉपर आपको वीडियो मिलेगा, हम लोग सारे लोग वहीं इन्वाइटेड है, इस वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। आफ्टर एंटरिंग द टाउन, घर पे जाने के बाद में, गो स्ट्रेट एंड देन टेक ए शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच टू द मॉल। घर पहुंचने के बाद में एक शार्पेस्ट टर्न ले लेना, राइट टर्न ले लेना, ताकि तुम मॉल पहुंच जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा मनीष कुमार, बहुत अच्छा। द शार्प है, नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। उफ, तो क्या है, एक सेकेंड ना, शार्पेस्ट टर्न, बहुत अच्छा। मैं आजकल फ्रॉक का पोस्टमार्टम किया था, मेंढक का पोस्टमार्टम तो करते ही, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, 12th में मेरे साइंस बायो थी, उसके बाद में मैं फॉरेन गया, ठीक है, तो बहुत चीजें हैं, मेरे को भी साइंस बहुत पसंद है, ठीक है। तो आफ्टर एंटरिंग द मॉल, शार्पेस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि ईएसटी आ गया, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, बस इसी पार्ट में एरर है, काफी बच्चों ने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम पैरा जंबल्स। आजकल मैं बच्चों को ज्यादा लाइक एंड शेयर के लिए बोलता नहीं हूं, मैंने कहा बच्चे खुद ही अपनी इच्छा से कर देंगे, बहुत बच्चे सिंसियरिटी से कर देते, ज्यादा बोलने से इरिटेशन होता है, नहीं, ठीक है। द शार्पेस्ट पर आप पढ़ाई नहीं होती है।
आप पर पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं जी। ठीक है, द शार्पेस्ट, मनीषा द शार्पेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा। शॉपकीपर ने बोला, पैरा जंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। शॉपकीपर ने बोला नॉट एट ऑल। अब ये नॉट एट ऑल बोल दिया तो शॉपकीपर को कोई भूत थोड़ी ना आगे आके वो बोल दे एकदम नींद से नॉट एट ऑल। कोई सवाल पूछेगा तो ये तो मेरा स्टेटमेंट पहला ए से बन ही नहीं सकता। मुझे ये बोलेगा इट इज हार्डली ए 2 मिनट वॉक फ्रॉम हियर। मुझे ये पता है कि पहला स्टेटमेंट नहीं बन सकता। बॉय ने बोला कैन यू प्लीज शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। क्या तुम मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता सकते हो? तो शॉपकीपर ने बोला 2 मिनट का वॉक है यहां से। बस यहीं से मुझे पता चल गया कि पोस्ट ऑफिस का उसने रास्ता पूछा तो बी के बाद में ए आएगा। उसने सवाल पूछा मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है और शॉपकीपर ने बोला कि सिर्फ 2 मिनट का वॉक है। गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड टेक ए राइट टर्न, इट इज नॉट वेरी फार। तो बी के बाद में मुझे ए का पैर बन रहा है। तो बी के बाद में मुझे ए का पैर कहां दिख रहा है? एक तो यहां दिख रहा है और एक कहां दिख रहा है? एक यहां दिख रहा है। 2 ऑप्शन में मुझे बी के बाद में ए का पैर दिख रहा है। 2 और 4 नहीं हो सकता। बी से स्टेटमेंट, सी, बी और सी से स्टेटमेंट, क्योंकि बी के बाद में मुझे ए का पैर चाहिए। अब बी के बाद में ए का पैर और डी के बाद में सी का पैर। पहले देखता हूं स्टेटमेंट डी से स्टार्ट हो सकता है क्या? इज इट वेरी फार फ्रॉम हियर? सी, डी के बाद में सी। शॉपकीपर गो स्ट्रेट, डी के बाद में सी। बी, कैन यू शो मी द वे फॉर द पोस्टमार्टम? बी के बाद में ए। इज इट, सॉरी, डी के बाद में ए का पैर बनेगा, गलत हो गया। डी के बाद में ए का पैर बनेगा बच्चा, क्योंकि शॉपकीपर ने बोला कि क्या ये ज्यादा दूर है क्या? तभी तो वो बोलेगा नहीं ये ज्यादा दूर नहीं है, ये तो सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है। तो डी के बाद में ए का पैर कहां है? डी के बाद में ए का पैर यहां है, डी के बाद में ए यहां है और यहां तो है ही नहीं। एक्चुअल में सेकंड या फोर्थ में कोई एक ऑप्शन होगा। तो मुझे अब ये देखना है कि ऑप्शन कहां से, सी से स्टार्ट हो रहा है क्या? गो स्ट्रेट, सी से हो नहीं सकता क्योंकि शॉपकीपर कैसे उसको बोल देगा सीधा चला जा, पहले का क्वेश्चन तो पूछेगा। तो बी से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल में इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि समझ में आ गया। मुझे लगता है कि काफी बच्चों ने सही आंसर। सर आप इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। बच्चे जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं ना तो टॉपिक आप मुझसे जरूर पढ़िएगा। ये तो मैं आपको सॉल्व करने बता रहा हूं, मजबूरी है कि मुझे मॉक लेना पड़ रहा है, वरना मेरी स्पेशलिटी है टॉपिक पढ़ाना। कोई भी टॉपिक, पसंद टॉपिक आपकी, पढ़ाई मेरी तरीके से। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन से पार्ट में एरर है, कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है? नेफ्यू, कजिन, अंकल या नीस, ये तो बता दो। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भतीजी, भतीजी, नीस। ठीक है, आई पहले आएगा, सी ई बाद में आएगा, नीस। ठीक है, गलत है यहाँ पे, ई को पहले लिख दिया, आई को बाद में लिख दिया। I was given, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में करना। ये ऑलरेडी बच्चा पैसिव में बना हुआ है। क्यों पैसिव में बना हुआ है? बी वर्ब की प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसके मतलब पैसिव में बना है। मुझे एक्टिव में ढूंढना है। ये टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं क्यों पास्ट सिंपल है, आप मेरा वीडियो देख लेना। वैसे सिंपल ये है कि यहां पे बी जो है ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म होता है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज होती है, इस वजह से पास्ट सिंपल है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस ढूंढना जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। ठीक है, तो ए रोबोट को मैं सब्जेक्ट बना दूंगा। ए रोबोट, ही गेव मी ए रोबोट। ठीक है, ही गेव मी ए रोबोट, ये रहा ए रोबोट। हिम आ गया ना, बाय हिम आ गया, मतलब ये फिर से ये सब्जेक्ट बनेगा। ही गेव मी ए रोबोट बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, डिलाइट, बहुत सिंपल है। एंटोनिम पता करना है मुझे डिलाइट का। ही गेव मी ए रोबोट। सर आज अनामिका, नीतू रानी, मुस्कान सिंह अब्सेंट है, कार्रवाई करें इनके खिलाफ। तो क्या कार्रवाई करनी है बताइए आप मुझे, क्या कार्रवाई करनी है? डिलाइट। ठीक है, डिलाइट, डिलाइट का मीनिंग क्या होता है? खुशी, जॉय, ये सारे चीज तो क्या है? सिनोनिम्स हैं। तो सॉरो मतलब होता है दुख, दर्द, सॉरो। ठीक है, He said to me it was raining। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, रिपोर्टेड स्पीच दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, तो ये कौन सा टेंस है बच्चा? पास्ट कंटिन्यूस। और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है।
तो मुझे बस इतना सा देखना है, यहां पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहां है, हैड कहां है, बस इतना सा ही देख लेता हूं। हैड एक ही जगह पे है और यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा, मैं कहीं और देखूंगा ही नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कहां बदलता है। सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ही टेंस बदलता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में तो टेंस सेम रहता है। कोई बच्चा आपको बोले ना कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कैसे याद करें, जिस बच्चे को टेंस पता है कि कौन सा टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वो तो उसके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस हलवा ऐसी चीज से ज्यादा पूछता ही नहीं है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से आ गया हमारे पास में पैराग्राफ, पैराजम्बल्स। ठीक है, पैराजम्बल्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। राम इंट्रोड्यूस श्याम टू एवरीवन, राम ने श्याम को इंट्रोड्यूस किया एंड देन सर्व्ड स्नैक्स टू देम। ये देम किसके लिए आया बच्चा, मुझे नहीं पता, तो यह पहला मेरा स्टेटमेंट बन नहीं सकता, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। आफ्टर ही कट, ये ही किसके लिए आया भैया, ये भी मुझे नहीं पता, ये भी पहला सेंटेंस नहीं बन सकता। When Shyam reached his house, his classmate had already arrived. जब श्याम अपने घर पे पहुंचा तो उसके क्लासमेट्स पहले से पहुंच चुके थे। बन सकता है राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड श्याम ऑन हिज बर्थडे। अब ये दोनों सेंटेंस में टशल है कि कौन सा पहला बने, ना तो ए बनेगा, ए वाला सारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दैम किसके लिए आया मुझे नहीं पता। पहले दैम जिस किसी के लिए भी आया उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, हालांकि दैम आया है क्लासमेट्स के लिए, बहुत सारे हैं तो उसके लिए दैम आया है, तो मुझे नहीं पता, तो ए वाला स्टेटमेंट तो रूल्ड आउट हो गया। अब स्टेटमेंट डी से स्टार्ट हो रहा है, दोनों जगह डी से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे दिमाग ही नहीं लगाना है। तो जब डी से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो डी के बाद में सी आएगा या बी आएगा, इतना सा मुझे देखना है। पहले सी देख लेते हैं। राम ने श्याम को इनवाइट किया अपने बर्थडे पे। व्हेन श्याम, जब श्याम घर पे पहुंचा, उसके घर पे पहुंचा तो उसको पता चला कि उसके दोस्त हैं वो पहले से आ चुके हैं। लॉजिकल पेयर बन रहा है। डी के बाद में बी बना देते हैं। राम ने श्याम को बर्थडे पे इनवाइट किया। बी क्या कह रहा है कि आफ्टर ही कट द केक, एकदम से अलग बात बोल रहा है कि बर्थडे पे इनवाइट किया और वो केक काटना स्टार्ट कर दिया। नहीं, जब उसने बर्थडे पे श्याम को इनवाइट किया और श्याम जब घर पहुंचा तब उसने देखा कि उसके दोस्त आ चुके हैं। लॉजिकल पेयर बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। कितना आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं पैराजम्बल्स। मुझे तो लगता है कि इसमें ज्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। वोकैब से ज्यादा स्कोरिंग पैराजम्बल से बच्चा, वोकैबुलरी से ज्यादा स्कोरिंग पैराजम्बल से। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट, क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट मतलब जो दर्शक हैं उनका भीड़ अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे का मतलब होता है पूरे दिन भर। जो दर्शकों की भीड़ है वो क्या हो रही है, वो दर्शकों को भीड़ क्या है, दर्शकों को भीड़ कहीं फ्लो हो रही है ना, बहुत बड़ी क्वांटिटी में फ्लो हो रही है, एकत्रित हो रही है, यही बोल सकते हैं। मुझे तो रेक्टिफाई नहीं हो सकता, इसका मतलब होता है किसी चीज को सही करना। तो दर्शक क्या भीड़ को सही करेंगे भाई। प्रोडेड का मतलब होता है, प्रोड का मतलब होता है चुभाना, पोक करना। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से किसी चीज को पोक करना, चुभाना, उसको प्रोड बोलते हैं। और प्रोड का दूसरा मीनिंग भी होता है कि किसी का इंटरेस्ट जगाना, स्टिमुलेट करना, कोई इमोशंस को बाहर निकालना। तो ये भी नहीं हो सकता। मेंटेन, क्या मेंटेन करेंगे भाई, वो मेंटेन क्या करेंगे। तो बेसिकली दर्शकों को भीड़ जो थी वो पूरे दिन भर बह रही थी, पूरे दिन भर दर्शक आ रहे थे, जा रहे थे, फ्लो हो रहा था। तो उसका मीनिंग होता है, फ्लो का मतलब ही 2 मीनिंग होते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी और करंट बहता है उसको फ्लो बोलते हैं, और जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग आना जाना करते हैं उसको भी फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, ए पर्सन हु प्रेजेंट्स। ये तो बहुत सिंपल है कि कौन सा इंसान जो है वो रेडियो और टेलीविजन पे आकर के कोई न्यूज या कुछ भी देता है, न्यूज एंकर बोलते हैं। तो इसका तो आंसर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आ जाते हैं बच्चा लास्ट क्लोज टेस्ट पे। इसके बाद में हम सीजीएल का पेपर लेंगे। इसके बाद में हम किसका पेपर लेंगे, सीजीएल का पेपर लेंगे। लाइक एंड शेयर पर आप देखते रहिएगा, ठीक है। सीजीएल, जॉन वॉज एन आर्टिस्ट। जॉन क्या था, एक आर्टिस्ट था बच्चा। जॉन एक क्या था, जॉन एक आर्टिस्ट था, ठीक है। जॉन वॉज एन आर्टिस्ट प्रोफेशन। अब जॉन वॉज एन आर्टिस्ट, तो बेसिकली कुछ प्रीपोजिशन के पार्ट में पूछ रहा है। आर्टिस्ट ऑफ प्रोफेशन, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से अलग कर देना,
अलग करने के लिए ऑफ आता है, और ऑफ जो होता है वो आता है पोजीशन दिखाने के लिए, हक दिखाने के लिए। तो ऑफ मतलब प्रोफेशन को अलग कर दिया गया, उसने नहीं हो सकता। फ्रॉम, जॉन बाई इज एन आर्टिस्ट फ्रॉम प्रोफेशन, फ्रॉम प्रोफेशन नहीं होता, हमेशा कोई भी चीज आएगी प्रोफेशन को दिखाने के लिए, ही इज एन आर्टिस्ट बाई प्रोफेशन, फिक्स प्रीपोजिशन बाई आती है, तो जॉन वॉज एन आर्टिस्ट बाई प्रोफेशन। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो यहां पे मैं पहले बाई भर देता हूं, यहां पे मैं क्या भर देता हूं, बाई, यहां पे मैं बाई भर देता हूं। ही वॉज क्या था, वो बहुत अच्छा था अपने काम पे, ही वॉज बेस्ट एट हिज वर्क, या फिर ही वॉज गुड एट हिज वर्क। यहां पे मुझे बेस्ट लगाऊंगा तो आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, और द मेरे पास में है नहीं। बेटर लगाऊंगा तो मुझे किसी से कंपेयर करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर किससे कर रहा हूं, तो और वैसे भी एट आ गया तो वो एट जो होता है वो गुड के साथ में आता है, वो अपने काम पे बहुत अच्छा था, ही वॉज गुड एट हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, यहां पे मैं लिख देता हूं बाई, यहां पे मैं लिख देता हूं बाई, यहां मैं लिख देता हूं गुड एट हिज वर्क एंड कुड एनी सब्जेक्ट ही कुड थिंक ऑफ, और वो कुछ भी कर सकता था, क्या कर सकता था भाई, ही कुड प्लांट एनी सब्जेक्ट, क्या वो कोई सब्जेक्ट को प्लांट कर सकता था, मतलब क्या बोल सकते हैं, प्लांट मतलब रोप सकता था, प्लांट मतलब किसी चीज को स्टैब्लिश कर सकता था, क्या वो कोई सब्जेक्ट को स्टैब्लिश कर सकता था, नहीं सेंस बन रहा। प्लेंटिव का मतलब होता है शोकपूर्ण, ठीक है, प्लेन में टीवी नहीं है तो लोग क्या मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं। प्लेंटिव को कैसे याद करते थे हम, प्लेन में टीवी नहीं है, तो प्लेन में जब टीवी नहीं है, आपने इंडिगो के 6,000 रुपए खर्च कर लिए, ये सोच करके बैठ करके आगे वाली सीट पे टीवी लगी होगी, बढ़िया मूवी देखेंगे RRR, लेकिन आप देख नहीं पाए तो आप शोक मना रहे हो, तो शोकपूर्ण की तो कोई बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। पेंटेड, यहाँ पे पेंटेड तो नहीं आ सकता, क्योंकि कुड के साथ में, मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पेंट, वो कोई भी सब्जेक्ट जो आर्टिस्ट था, जो उसके सब्जेक्ट दिमाग में आता था, उस सब्जेक्ट को वो पेंट कर सकता था, कुड पेंट। नेक्स्ट ले लेते हैं 24, ही कुड पेंट, यहां पे पेंट आ जाएगा, एनी सब्जेक्ट ही कुड थिंक ऑफ, बट सर्कमस्टेंसेस ने फोर्स किया उसको, क्या चीज के लिए फोर्स किया, द सर्कमस्टेंसेस फोर्स हिम टू सोशलाइज, सैंक्टिफाई, स्पेशलाइज और सिंथेसाइज, बट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड हिम द वर्क ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट, सर्कमस्टेंसेस ने उसको फोर्स किया। सैंक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को प्योर बना देना, सिंथेसाइज मतलब किसी चीज को, सिंथेसाइज मतलब समराइज करने सेंस में आ जाता, सोशलाइज मतलब होता है कि अपने आप को कंपनी, काफी लोगों के बीच में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, लोगों के साथ में रहना, उनके साथ टाइम बिताना। स्पेशलाइज, तो ही वाज फोर्स्ड टू स्पेशलाइज, किस चीज में स्पेशलाइज हो गया था, बट देखिए यहाँ पे बट आ गया ना, तो मुझे अब ये पता चल गया कि पहले तो उसकी तारीफ हो रही थी कि भाई वो जो चाहता था वो बना सकता था, वो काम में बड़ा अच्छा था, लेकिन आगे बट आ गया, बट मतलब अब कुछ नेगेटिव बात होगी, तो स्पेशलाइज तो उसने किया, लेकिन किस काम में किया है, तो कुछ नेगेटिव बात का मुझे वर्ड ढूंढना पड़ेगा कि भले ही वो एक अच्छा आर्टिस्ट था, बट ही कुड स्पेशलाइज इन डुप्लीकेटिंग, वो क्या कर रहा था, लोगों के काम को डुप्लीकेट करने में स्पेशलाइज होने लग गया था, हालांकि वो अपने काम में अच्छा था, लेकिन फिर भी लोगों को काम चुराने में वो स्पेशलाइजेशन उसने हासिल कर लिया था। छी, नवरात्रा चल रहा है। पूछिए, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप डाउट डेफिनेटली पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एसएससी सीएचएसएल 4 अगस्त की तरफ चल रहे हैं, नेक्स्ट फर्स्ट शिफ्ट की तरफ चल रहे हैं। पहला शिफ्ट एसएससी सीजीएल 4 अगस्त को जो हुआ था सीएचएसएल का, वो एक पेपर हम मॉक एक्चुअल पेपर ले रहे हैं, सीजीएल का मॉक कवर हो चुका है, सीएचएसएल की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। पे अटेंशन टू योर स्टडी, ऑन नहीं होगा, पे अटेंशन टू समथिंग होता है, ऑन नहीं होता, पे अटेंशन ऑन समथिंग टू समथिंग, पे अटेंशन टू समथिंग। आई एम सैड, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम दूसरा मॉक सीएचएसएल फर्स्ट 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का हम मॉक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आ गए हैं।
बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना स्कोर चेक कर लेना। मैं एग्जाम के बाद में पहले वाले और दूसरे वाले मॉक दोनों का स्कोर आपसे पूछूंगा। तो मुझे लगता है कि 18 प्लस तो आपका स्कोर होना ही चाहिए बच्चा, डिसेंट स्कोर। नहीं है तो कोई नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपका स्कोर डेफिनेटली डे बाय डे मेहनत करेंगे, डे बाय डे आप और मैं मिलकर मेहनत करेंगे। तो हम मेरा मकसद ये है कि 25 आउट ऑफ 25 दिलाना हर एक सिंसियर बच्चे को। पहला क्वेश्चन ये, इसमें ये ग्रामेटिकल पार्ट में एरर पूछ रहा बच्चा कि इफ ही डज नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम ही वुड surely miss the train. If he does not, he will sure miss the train. ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे इफ ही डज नॉट कंडीशनल सेंटेंस का है कि अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचता, मैंने टेंस में बताया था, तो ही वुड नहीं, ही विल। पहला टेंस अगर किसमें है, पहला अगर किसमें, ही विल श्योरली मिस द ट्रेन, ही विल श्योरली मिस द ट्रेन। ठीक है, इस पार्ट में एरर है। ठीक है, ही विल श्योरली मिस द ट्रेन, सॉरी यहाँ पे ही विल श्योरली मिस द ट्रेन, श्योर नहीं होगा, श्योरली होगा, ही विल श्योरली मिस द ट्रेन। बहुत अच्छा, नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ रामबाण नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ हार्ड लगे। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज क्लेम्ड, मुझे प्रॉपर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये प्रीपोजिशन का पार्ट है बच्चा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब कभी भी आप कोई वर्ड पढ़े, कोई भी वोकैबुलरी का वर्ड पढ़े, तो उसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन को डेफिनेटली देखें, उसका एप्लीकेशंस देखें कि वो वर्ड यूज कैसे किया जाता है, क्या प्रीपोजिशन, वरना आपकी मेहनत डबल हो जाएगी। एक रामबाण लिख लीजिए, जब कभी भी आप वोकैब पढ़े तो उस वोकैबुलरी का सबसे पहली चीज अपने हाथ से उसकी मीनिंग लिखे, अपने हाथ से वो वोकैबुलरी की स्पेलिंग लिखे, क्योंकि अगर ये आप ये करेंगे तो स्पेलिंग एरर में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, वरना आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, उसके साथ में उसकी एप्लीकेशन देखें कि इसके साथ में प्रीपोजिशन कौन सी लगती है। तो मैंने ये देखा कि इट इज क्लेम दैट इफ यू टेक ए सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन, ये माना गया है कि अगर आप बहुत ही स्पेसिफिक होम्योपैथिक वाली मेडिसिन लेते हो तो आप कोरोना वायरस के अगेंस्ट के लड़ सकते हो। ये आपको मजबूती देगा। अगर आप एक होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हो तो वो आपको मजबूती देगा। यहां पे मैंने सिर्फ अगेंस्ट वर्ड को देख करके मैंने ये वर्ड को चूज कर लिया 45, क्योंकि 45 का मतलब होता है खुद को मजबूत करना, इम्यून का मतलब होता है खुद को किसी चीज के ऊपर इम्यून कर देना, मतलब अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देना, तो इम्यून होता है। और इम्यून टू समथिंग इम्यून अगेंस्ट भी होता है, लेकिन आपको मजबूती अगर वो देगा कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, तो वो आपको मजबूती जो देगा वो 45 वर्ड प्रॉपरली फिट होता है। मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिट करना है कि अगर आप मेडिसिन लोगे तो आपको कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने की शक्ति मिलेगी, और लड़ने की शक्ति का वर्ड दिखाने का काम करता है 45। 45 का मतलब होता है मजबूती देना। बहुत अच्छा। दासू सर एकेडमी पर इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं होती? जल्दी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किस किस की क्लास होती मुझे नहीं पता। दासू सर एकेडमी, सब लोग तो दासू सर मैथ्स पे ही दे रहे हैं। ठीक है। राई का मतलब होता है बच्चा क्रिकेट, मतलब बेसिकली कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी होती है, या फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो मतलब कुछ इमोशंस कन्वे करने की कोशिश करते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसको उस सेंस में लिया जाता है, मॉर्नफुल के सेंस में। तो राई जो होता है वो स्ट्रेट नहीं हो सकता, फ्रैंक नहीं हो सकता, फोर्थराइट नहीं हो सकता, क्रूकेड। इसका आंसर क्या होगा? क्रूकेड। कोई भी चीज जो क्रूकेड है राई है। सर वोकैबुलरी की भी क्लास लीजिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं वोकैबुलरी की भी, हालांकि आप लोग करते हैं वोकैबुलरी की क्लास, पर ठीक है, मैं कोशिश करता हूं बच्चा कि मैं वोकैब की क्लास ले लूं। एक्चुअली मेरे घर पे स्टूडियो लग जाएगा ना जिस दिन, तो मैं ले लूंगा, क्योंकि बहुत चीजें सिंक नहीं हो पा रही है और थोड़ा सा मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा, तो मैं वो आपके लिए डेफिनेटली प्लान कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई मदर जनरली, मेरी माताजी अक्सर, अब ये जनरली वर्ड को देख करके मुझे ये लग गया कि जनरली, ओकेजनली, ऑलवेज, ये अधिकतर किस टेंस में यूज किए जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जो हमेशा होता है। तो रीड नहीं होगा, अगर माताजी एक है, सिंगुलर है, तो रीड्स आएगा, जनरली रीड्स द न्यूज़पेपर। इस पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 3 में एरर है।
जनरली, ओकेजनली, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, यूजुअली, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये कहां यूज किए जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सस्टेनेंस, सस्टेनेंस का मतलब होता है गुजारा करने वाला खाना जो आपको मिलता है। भरण पोषण, हिंदी में इसका मीनिंग होता है भरण पोषण। इसका मुझे एंटोनिम पता करना है, तो रिफ्रेशमेंट भी वही स्टेज में आ गया, लाइवलीहुड भी ये हो गया कि जिंदगी यापन करने के सेंस में, नरिशमेंट भी उस सेंस में आ गया। मुझे तो एंटोनिम पता करना है, तो भूखमरी, भूखा मर जाना, भूखा मर जाना। तो सस्टेनेंस का अपोजिट हो गया स्टारवेशन, जिसका मतलब होता है भूखा मर जाना। जिसका मतलब क्या होता है? भूखा मर जाना, स्टारवेशन। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कौन से पार्ट को स्पेलिंग एरर है? कौन से पार्ट में स्पेलिंग एरर है बच्चा? बहुत बार मैंने ये वर्ड को यूज भी किया है। बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी बताइएगा कि कौन से पार्ट में स्पेलिंग एरर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइएगा। हम ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं 30-35 मिनट्स में, तो हम टाइम का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स का, और अगर टाइम का आप रिस्पेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आप बच्चे को वो इनपुट दे पाओगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना किसी का भी। मैं 5 से 10 मिनट जो क्लास में लेट आता हूँ वही टाइम बहुत होता है वेस्ट करने का, और उसी से मुझे कुन्नत आती है कि बच्चे का अब मैं कंटिन्यूसली पढ़ा करके उसका टाइम को कंपनसेट करूंगा। नहीं, धांसू सर ऐप पे आज ही मैंने 3 इंग्लिश की क्लास ली है बच्चा, वो हाँ 3 इंग्लिश की क्लास आज मैंने पेड में ली है धांसू सर एप्लीकेशन ऐप पे। तो 3 क्लास लिए। मैं 7 दिन पिछले छुट्टी पे था, जो मैं यूट्यूब पे और पेड क्लास दोनों नहीं ले पाया था, तो इस वजह से वो नहीं हो पाई थी। बट ठीक है, आपकी सारी पेड क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो इसी वजह से मैंने आज 3 क्लास कंटिन्यूसली ली है। सर मेरा फर्स्ट क्लास है आज। अनुराग जी, सुपरफ्लुअस, बहुत अच्छा बजरंगबली जी। सुपरफ्लुअस, इस स्पेलिंग में गड़बड़ है। सुपरफ्लुअस की स्पेलिंग क्या होती है? सुपर, FLUOUS, यू डबल बार आएगा, यहाँ पे यू एक बार और आएगा, बस यही पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में एरर है भाई? ये वर्ड इसने लिख दिया, एक लाइन इसने बना दी, और उसने बोला क्या ये लाइन सही है, क्या ये सेंटेंस सही है? अगर नहीं तो इसमें कहां पे क्या गलती है वो बस मुझे बता दो। व्हाट ए पैलेस होम, व्हाट ए पैलेस होम नहीं होता, पैलेस का मतलब ही होता है बहुत बड़ा घर। तो मुझे अगर बहुत बड़ा घर या बहुत शानदार घर दिखाना है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? पैलेशियल, पैलेशियल। व्हाट ए पैलेशियल होम मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा, भव्य, भव्य को चीज को दिखाना है तो पैलेशियल वर्ड को यूज करूंगा मैं। पैलेस का मतलब तो होता है ऑलरेडी एक बहुत शानदार जगह है, तो पैलेस नहीं होगा, पैलेशियल घर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मुझे क्या बताना है बच्चा? सिनोनिम्स बताना है, सिनोनिम्स बताना है। मैलिग्नेंट मतलब कोई भी चीज जो हार्मफुल है, बेनिफिशियल नहीं है, जो विच इज वेरी एविल, जो एविल है, वीसीएस है, क्रूअल है, उसको क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट। तो वीसीएस मतलब कोई भी चीज जो हार्मफुल है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, चोट पहुंचा सकती है, हर्ट कर सकती है, आपके खिलाफ जा सकती है, लीथल है, उसको मैलिग्नेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। अंडर रैप्स, ठीक है, अंडर रैप्स, अंडर रैप्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज को, इस इडियम्स का मीनिंग बताना है मुझे, जल्दी 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 जल्दी। सर आई कांट गिव एग्जाम दिस ईयर, आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं दे पाएंगे आप एग्जाम? आपने फॉर्म भरा है, अगर फॉर्म नहीं भरा तो यू हैव मेड योर बेड, यू मस्ट लाई ऑन इट। एक इडियम है, यू हैव मेड योर बेड सो यू मस्ट लाई ऑन इट, मतलब यू मस्ट एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। जो आपने फॉर्म नहीं भरा तो ये आप ही की गलती है। अब आपको उसका, अगर आपने फॉर्म भरा है और एसएससी ने नहीं आपको कंसिडर किया तो आई कैन थिंक अबाउट इट। ही सेड नाइस इनडायरेक्ट, सीक्रेटली, बहुत अच्छा। अंडर रैप्स का मतलब होता है छुप करके, सीक्रेटली, ठीक है। डीवीएस, इसका मीनिंग मुझे एंटोनिम बताना है। धोखा देने वाला प्लान है भाई, ये डीवीएस प्लान है, ये तेरे को धोखा देगा। डिसीटफुल,
डिसीटफुल तो इसका सिनोनिम्स आ गया, डिसीटफुल इसका सिनोनिम्स आ गया। मुझे एंटोनिम्स बताना है कि कोई चीज जो धोखा ना दे, एकदम सीधी हो यार, ठीक है, एकदम सीधी हो, स्ट्रेट हो, इसका एंटोनिम होगा स्ट्रेट। डीवियस का मतलब होता है धोखा देना, डिसीटफुल जो चीज धोखा देने के इंटेंशन से यूज की जाती है, डीवियस। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अंजू ने विजया को बोला, अंजू ने विजया को क्या बोला बच्चा? अंजू ने विजया को बोला, एक सेकेंड, अंजू ने विजया को बोला, अंजू ने विजया को बोला यू कैन स्टे विथ अस वेन एवर यू आर इन दिल्ली। तुम मेरे साथ रुक सकती हो जब भी तुम दिल्ली में हो। इसको मुझे क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है तो सेड टू को मुझे टोल्ड में कन्वर्ट करना है। यहां पे सब जगह टोल्ड में कन्वर्ट किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन स्टे विथ मी, तो ये यू किसको रिप्लेस करेगा? ये विजया को रिप्लेस करेगा। विजया कौन है? एक फीमेल है, तो इसकी जगह पे कौन सा चीज आएगी? शी। तो शी आएगा। यू वाला पार्ट कहीं है, यू वाला पार्ट कट गया। शी कुड, अब शी के साथ में इसको मुझे कौन सा टेंस में चेंज करना पड़ेगा? पास्ट टेंस में। तो कैन का क्या बन जाएगा? कुड। तो कैन का कुड, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। शी कुड विथ स्टे विथ अस, विथ अस का हो जाएगा शी कुड स्टे विथ देम, दोनों पार्ट में देम है, अस को देम हो जाएगा। वेनेवर शी वॉज, यहाँ पे यू किसके लिए आया है? उसी के लिए आया है, तो वेनेवर शी वॉज, यहां से तो वापस से यू आ गया। ये किसके बारे में बात कर रहा है? विजया के बारे में, तो उसको रेफर करने के लिए मुझे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो शी वॉज। ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ही सेड नाइस का इनडायरेक्ट बताएं सर। नाइस, ठीक है, ही कोई स्टेटमेंट मुझे दीजिए, मैं उसका इनडायरेक्ट स्पीच बना दूंगा। किस तरह से स्टेटमेंट आपने दिया है उसका मैं पूरी तरह से इनडायरेक्ट, प्लीज है, नाइस है, ब्रावो है, ठीक है, इन सारी स्टेटमेंट को कैसे एक्सक्लेम है, ठीक है, ये सारी चीजों को किस तरीके से आपने स्टेटमेंट दिया, मुझे स्टेटमेंट बना दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत जगह पे एक्सक्लेम्ड आता है, बहुत जगह पे रिक्वेस्टेड आता है, वो सेंटेंस को देख करके समझ में आ जाता है कि टोन क्या है उसकी। गवर्नमेंट, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जो वेल्दी पीपल, जो बहुत ही पैसे वाले लोग चलाते हैं, उस गवर्नमेंट को प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। प्लूटो का मतलब ही होता है लूटो भाई, धन लूटो, धन को लूटो, प्लूटोक्रेसी। ठीक है, ओलिगार्की का मतलब होता है, ओलिग का मतलब होता है बहुत कम लोग, तो जहां पे बहुत कम लोग शासन चलाते हैं ओलिगार्की। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है नोबल लोग, बहुत ही नोबल लोग, बहुत ही हाई क्लास के लोग जब शासन चलाते हैं, एरिस्टोक्रेसी। और मोना का मतलब होता है अकेला, मतलब जब एक ही आदमी शासन चलाए तो उसको मोनार्की बोलते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी, इस चीज को मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज लॉन्च्ड, अब वर्ब के बाद में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, ये है ऑब्जेक्ट भाई, तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे सब्जेक्ट बना देना है। ए न्यू हेल्पलाइन, जब मैं पैसे में चेंज करूंगा, और टेंस कौन सा है? हैज लॉन्च्ड, हैज लॉन्च्ड टेंस है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो स्टेटमेंट पैसिव में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। बस मुझे देखना है हैज कहां पे है। यहां पे तो हैड है, ये नहीं हो सकता, यहां हैज है, यहां विल बी, ये नहीं हो सकता, इज है, नहीं हो सकता। पैसिव में टेंस चेंज नहीं होगा, हैज का हैज ही आएगा। इतना सा ही देखा और ऑप्शन नंबर 4 पे मैंने क्लिक कर लिया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्ट, ये है पैरा जंबल्स का। टोटल हमारे 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं आज तक, अभी तक की क्लास में, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम चल रहे हैं। He lived in a small house, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम दिखते हैं मुझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये क्या हो गया? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14,
इसका आंसर बताइए कि मुझे बहुत ही बार बच्चों ने ये सवाल पूछा है, एसएससी ने इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत रेयर पूछा जाता है, ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे सारे सेंटेंस में प्रोनाउन आ रहा है, नाउन का रेफरेंस हो ना हो लेकिन प्रोनाउन का रेफरेंस पहले आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो ही हम इस क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के साथ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ही लिव्ड, अब मैंने देखा ही है, यहां पे भी है, यहां पे भी ही है, बट वन थिंग, बट से स्टार्ट हो गया, बट वन थिंग मतलब क्या चीज ने कॉज किया, आफ्टर ही गॉट मैरिड, ये सारे सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहे हैं, नाउन तो मुझे कहीं आया ही नहीं है, तो चारों के चारों में प्रोनाउन है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉजिकल पेयर देखना पड़ेगा। लॉजिकल पेयर देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा, ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ ए विलेज, वो एक घर, मेन रोड के पास में एक छोटे से घर में रहता था। As both he and his wife worked hard, they made a small fortune. उसने और उसकी वाइफ ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत की और छोटा सा स्मॉल फॉर्च्यून मतलब थोड़ा सा धन कमा लिया। बट वन थिंग कॉज देम ग्रेट सोरो दैट दे हैड नो चिल्ड्रन, लेकिन एक चीज उनको परेशान कर रही थी कि उनके कोई बच्चे नहीं थे। आफ्टर ही गॉट मैरिड ही स्टार्टेड ए टेलर शॉप। अब देखिए, जब उसकी शादी हुई तब उसने टेलर की शॉप स्टार्ट की और बच्चे भी उसके बाद में होंगे। तो भाई सी कभी भी डी से पहले नहीं आ सकता। ही एंड हिज वाइफ वर्क, अब पहले बताइए, मुझे पहले शादी होगी फिर उसकी वाइफ काम करेंगे ना, तो पहले शादी होगी तो डी के बाद में बी आएगा, और उन्होंने टेलर की दुकान स्टार्ट करी, और जब टेलर की दुकान स्टार्ट करेंगे तभी तो काम करेंगे। तो डी के बाद में बी का स्टेट अब पैर बन रहा है, तो डी के बाद में बी का पैर कहां है, डी के बाद में बी है, और कहीं पे भी डी के बाद में बी नहीं है, कहीं पे भी डी के बाद में बी नहीं है। तो स्टेटमेंट 3 इज ए करेक्ट, ए डी बी सी, ए जी बी सी करेक्ट है। ए को मुझे पहले स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि ए को मैं नहीं बना सकता। बहुत अच्छा बजरंग बली। किस किस ने सही आंसर दिया है, रोहित, रॉय, स्नेहा कुमारी, ठीक है, किरण, मनीष, मोटिवेशन बाय धीरज, मोटिवेशन बाय धीरज जी का गलत हो गया, बाकी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। देवज्योति शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चल रहे हैं, क्या पता वो लिविंग में हो। देवज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म, देवज्योति की शॉर्ट एनिमेशन फिल्म थी, वो हाईलाइट करती है गरीब और अमीर के बीच में जो फर्क है, वो हाईलाइट करती है किस तरीके से, पॉइग्नेंटली। पॉइग्नेंटली का मतलब होता है सैड तरीके से, कोई भी फीलिंग जो आपके दिमाग में कोई भी लेके आ जाता है जिससे आप उदास हो जाते हो, सैड हो जाते हो, पीटीफुल हो जाते हो, आपको लगता है कि ये गलत है, तो उस वर्ड को दिखाने का काम, उस सिचुएशन को दिखाने का काम पॉइग्नेंटली करता है। पॉइग्नेंटली का मतलब होता है दिमाग के अंदर ऐसी फीलिंग लेके आना जिससे आप सैड हो जाओ, आप पछतावा करो, आप दुखी हो जाओ। तो जब उन लोगों ने फिल्म देखी और अमीर और गरीब के बीच का फर्क देखा तो लोग क्या हो गए, पीटीफुल हो गए, थोड़े से सैड हो गए कि ऐसा भी होता है क्या। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है टेंशन में, एंजाइटी में। वेरी टेंस, बहुत बार हमने सॉल्व किया है, वेरी टेंस। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, कौन सा वर्ड की स्पेलिंग एरर है, डिसअपियर, अंटिल, 12 या फिर टेम्परेचर, कौन से पार्ट में स्पेलिंग एरर है बच्चा, जल्दी जल्दी बताइएगा। पॉइग्नेंटली, बहुत अच्छा, कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है, जल्दी जल्दी आंसर करके बताइएगा बच्चा। वेरी टेंस, बी पार्ट में बोल रहे हैं बच्चे, अंटिल। लोकेश कुमार बोल रहे हैं बी पार्ट, प्रिंसी शर्मा जी बोल रहे हैं बी पार्ट में एरर है, ठीक है। रोहित बोल रहा है सी पार्ट में एरर है, ठीक है। मनीष कुमार सी पार्ट में, प्रिंसी शर्मा डी पार्ट में। तो एक्चुअल में सी पार्ट में एरर है। 12 की स्पेलिंग जो होती है वो या तो आप उसको 12 लिख दो या फिर आप उसको क्या बोल दो, TWELFTH, 12 एफ आएगा बीच में, यहाँ पे एफ आएगा, एफ 12 नंबर की स्पेलिंग, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो, तो एफ आएगा, ठीक है। अगर TH है तो F आएगा। वी जनरली, अब ये फिर से डायरेक्ट वो आ गया पैराजम्बल्स, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टॉपिक मुझे बता दीजिए ग्रामर का जिसके ऊपर कंटिन्यूअसली 2 सवाल पूछे जाते हैं, 10th तक पे 2 सवाल नहीं आते,
कितना इंपॉर्टेंट पैरा जंबल्स बन गया है आजकल। 2 सवाल पूछे जा रहे हैं इसके ऊपर। ग्रामर में बोल रहा हूँ, वोकैबुलरी नहीं पूछ रहा हूँ। ग्रामर में एकमात्र ऐसा टॉपिक है पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट भी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आ गया, जिसके ऊपर 2 सवाल आ रहे हैं। We gently put the fledgling back into the nest. One morning we found that one of the 4 fallen on the ground. अब मुझे एक सुबह पता चला कि 4 में से कोई एक जमीन पे गिर गया है, और जब जमीन पे गिर गया है तभी तो मैंने उसको वापस से घोंसले में डाल दिया। कोई चीज जमीन पे गिरेगी तभी तो मैं क्या करूंगा, घोंसले में डाल दूंगा। तो बी के बाद में ए का पैर बन रहा है। स्टेटमेंट पढ़ते से मुझे पता चल गया बी के बाद में ए का पैर यहां है, बी के बाद में ए का पैर यहां है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब मैं देखता हूं क्या स्टेटमेंट बी से ही स्टार्ट हो रहा है क्या। वी फाउंड वन ऑफ द 4 फॉलिंग, वन ऑफ द 4 फॉल्ड ऑन द ग्राउंड की 4 चीज क्या है भाई, क्या 4 चीजें जो जमीन पे गिर गई, 4 में से क्या एक चीज है जो जमीन पे गिर गई, नहीं पता साहब। उसके लिए मुझे बाकी की लाइंस पढ़नी पड़ेगी, और जब बाकी की लाइंस पढ़नी पड़ेगी पहले उनका मेंशन करना पड़ेगा। तो बी से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो ऐसे ही करता हूं, फटाफट देख करके। आपको एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लग जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर, सी डी बी ए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफी बच्चे, देवांशु खान, मनीषा, बहुत अच्छा, सी डी बी ए। नेक्स्ट, that which is incapable of being read or understood. ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप समझ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते। तो किस चीज को पढ़ा नहीं जाता, लैज वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है रेड। जब मैंने वोकैबुलरी की रूट वर्ड पढ़ा है तो लैज को क्या बोलते हैं, रेड। तो इललेजिबल, ऐसी चीज जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, इललेजिबल। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ चुके हैं। बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। दीपूस मदर, दीपू की जो माँ थी वो क्या हो गया भाई साहब उनको, दीपूस मदर हैज रिपीटेडली, अब मैंने बोल ही दिया, रिपीटेडली होगा। देखिए वर्ब से पहले अगर मुझे कोई भी वर्ड डालना है, यहां पे पहली बात तो 2 मेन वर्ब, दोनों वी थर्ड कंटिन्यूसली नहीं आ सकता, और नहीं आ सकता तो इसका मतलब क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब से बीच में अगर कोई वर्ड आ सकता है तो वो कौन सा वर्ड होता है बच्चा, एडवर्ब। एडवर्ब। हालांकि मॉडर्न ग्रामेरियन, ट्रेडिशनल जो ग्रामेरियन थे, उन्होंने इसको गलत माना कि कभी भी एडवर्ब जो होती है वो 2 वर्ब के हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नहीं आ सकती, लेकिन मॉडर्न ग्रामेरियन ने बोला ये पॉसिबल है, इस वजह से ये ग्रामर में एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं आपको ग्रामर 20 साल पहले पढ़ा रहा होता तो यहाँ पे ये गलत समझा जाता, लेकिन पिछले 20-25 सालों से जिस तरह से हमारी भाषा बदली है तो यहाँ पे उन्होंने बोला एडवर्ब आएगी, और रिपीटेडली एडवर्ब होता है, इसके आगे ly लगाना पड़ेगा। दीपू की मदर ने उससे रिपीटेडली सवाल पूछा कि अपना मोबाइल का वॉल्यूम कम कर दे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्लोज टेस्ट का सवाल है, ठीक है, क्लोज टेस्ट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21, a year is hardly sufficient time for a master to, एक साल है वो बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है एक मास्टर के लिए टू लर्न। बस बेसिकली इतना सही आ गया। यहाँ पे है लर्निंग, 2 के साथ में V1 प्लस ING, लर्न 2 के साथ में V की सेकंड फॉर्म, 2 के साथ में वर्म, और 2 के साथ S तो आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो 2 के साथ में क्या आता है बच्चा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव की भी बहुत सारे केसेस होते हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। टू लर्न अबाउट ए न्यू स्कूल, leave alone, absorb a distinct traditions like, ठीक है, to leave alone, absorb a distinct tradition like, हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करना है, हमारे ट्रेडिशंस। तो टू एब्जॉर्ब लाइक आवर्स, टू एब्जॉर्ब लाइक आवर्स, हमारे, ये प्रोनाउन की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मुझे एक प्रोनाउन चाहिए इस लाइक वर्ड के लिए जो ऑब्जेक्ट बन जाए, तो आवर्स, ठीक है। Most of the new appointees had not served in the residential schools, and question number 23, had not served in the residential school
अब देखिए यहाँ पे टेंस कौन सा चल रहा है बच्चा, टेंस चल रहा है पास्ट का, तो मुझे पास्ट टेंस का ही वर्ब चाहिए जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नीडेड, क्योंकि टेंस पास्ट का चल रहा है तो मुझे पास्ट टेंस को ही फुलफिल करना पड़ेगा, तो मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, नीडेड टाइम टू लर्न। ठीक है, उनको वक्त चाहिए था सीखने के लिए, दे नीडेड टाइम टू लर्न। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 24, needed time to learn but the short tenure did not allow that, लेकिन जो कम समय था उसने वो उस चीज को अलाउ नहीं किया, did not allow that, जो वो चाहते थे उस चीज को, कम समय था, वो सीखना चाहते थे, 1 साल लग रहा था, लेकिन जब वक्त कम था, शॉर्ट टेन्यूर था, उसने उस चीज को अलाउ नहीं किया, did not allow that. They could not develop understanding of the student and they could not develop understanding of the student and his environment, वो स्टूडेंट और उसके environment की अंडरस्टैंडिंग से परिचित नहीं थे, environment। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। टोटल 50 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। हम क्लास में टाइम वेस्ट करने में बिल्कुल नहीं करते हैं, ज्ञान की बातें यूट्यूब पे हर जगह मिलती है। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं बच्चों आपसे, और फ्राइडे की क्लास शायद नहीं होगी, कल की क्लास होगी। फ्राइडे की दासू सर के घर का इनॉग्रेशन है, तो हम सब लोग विश करेंगे कि उनका घर जो है बड़ी समृद्धि खुशी लेके आए उनके लिए। तो इसी वजह उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं। ध्यान रखिएगा, एसएससी सीजीएल में प्रिपरेशन अच्छी कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। ऐसे ही सपोर्ट बनाएंगे तो मैं आपके लिए हर चीज बना करके दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, और किसी दिन क्लास ना